गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का 9th चैप्टर चल रहा था एंजाइम। ठीक है बच्चों, तो एंजाइम में कल हमने डिस्कस किया था एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंजाइम की क्रियाविधि कि एंजाइम किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो एंजाइम की जो कार्य प्रणाली होती है, एंजाइम की जो कार्य प्रणाली या जो कार्य करने के तरीका होता है या जो क्रिया विधि होती है वो एंजाइम इस पर एंजाइम और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, एंजाइम और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, इन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो एंजाइम की जो कार्य प्रणाली है वो एंजाइम और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या क्रियाधार, अभिकारक को हम क्रियाधार भी बोल देते हैं, तो अभिकारक और एंजाइम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, अब एंजाइम की कार्य प्रणाली को हम दो बिंदुओं के अंतर्गत समझते हैं या समझाया जाता है। तो एंजाइम कार्य प्रणाली को निम्नलिखित दो बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो कौन कौन से दो बिंदु है जिनके अंतर्गत हम समझेंगे किसको, एंजाइम की कार्य प्रणाली को। तो वो दो बिंदु है, पहला है एंजाइम क्रियाधार, क्रियाधार को कोई अभिकारक बोल सकते हैं हम, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या संकुल बोल देते हैं। एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, ये पहला स्टेप है किसको समझने के लिए, एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए। और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा की कमी, सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा की कमी। इन दो बिंदुओं के अंतर्गत हम एंजाइम की क्रियाविधि को समझते हैं। तो पहला बिंदु है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एंजाइम क्रियाधार जटिल, जटिल का मतलब संकुल या सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स, जटिल का निर्माण किस तरीके से होता है, मतलब एंजाइम और क्रियाधार आपस में मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो किस तरीके से बनता है वो डिस्कस करेंगे पहले। तो पहला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल। ठीक है बच्चों, तो समझिए इस चीज को। तो एंजाइम जो है वो अभिकारकों से मिलकर, एंजाइम जो है वो अभिकारकों से मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं। एंजाइम अभिकारकों से या क्रियाधारों से मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ESC। क्या बोलते हैं, ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम क्रियाधार संकुल। ठीक है, तो एंजाइम क्रियाधार से मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं जिसको हम ESC या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम क्रियाधार संकुल बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है एंजाइम और क्रियाधार का, ये कॉम्प्लेक्स कुछ समय बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है, कुछ समय बाद टूट जाता है और टूट कर किस में बदल जाता है, उत्पाद में। किस में बदल जाता है, उत्पाद में। और एंजाइम इस संकुल से पृथक हो जाता है, एंजाइम इस संकुल से पृथक हो जाता है। आ रही है बात समझ में, अस्थायी यौगिक बना पहले जिसको हमने क्या बोला, ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कुछ समय बाद यह कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और क्या बनता है, उत्पाद, और एंजाइम अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि एंजाइम की सतह के ऊपर विशिष्ट क्या पाए जाते हैं, स्थल पाए जाते हैं। एंजाइम की सतह पर विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जिनको हमने क्या कहा था, सक्रिय स्थल। क्या कहा था, सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। ठीक है, तो जो अभिकारक है वो कहाँ जुड़ते हैं, एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों पर, एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों पर अभिकारक आके जुड़ते हैं। ठीक है, जब अभिकारक आकर जुड़ते हैं एंजाइम पर, कहाँ, एंजाइम पर, सक्रिय स्थल पर, तो एंजाइम का आकार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एंजाइम का आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब एंजाइम व क्रियाधार के बीच नए बंध बनते हैं। जब एंजाइम और अभिकारक आपस में मिलकर संकुल बनाते हैं तो एंजाइम और क्रियाधार या अभिकारक के बीच में नए बंध बनते हैं। उन बंधों के कारण उत्पाद जो है वो एंजाइम से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उत्पाद एंजाइम से अलग हो जाता है और एंजाइम पृथक हो गया। फिर वो एंजाइम नए क्या बनाएगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाएगा। जो पृथक हुआ है एंजाइम वो पुनः फिर दोबारा से नए एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाएगा।
यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो देखिए ये एंजाइम है, इसके ऊपर ये सक्रिय स्थल है, ठीक है। इस सक्रिय स्थल से कौन बाइंड होगा? अभिकारक। कौन बाइंड होगा? अभिकारक। और किसका निर्माण करेगा? ESC का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है बच्चों। यहाँ आकार परिवर्तित हो गया किसका? एंजाइम का। और नए बंध बने जिसकी वजह से उत्पाद और एंजाइम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। एंजाइम पृथक हो गया और ये दो उत्पाद पृथक हो गए। अब ये एंजाइम पुनः क्या करेगा? नए ESC बनाएगा या नए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब ये जो संकुल बन रहा है, एंजाइम क्रियाधार जो संकुल बन रहा है, इस संकुल बनने की क्रिया को दो सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया है। जो ESC बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को बनने की क्रिया विधि को दो सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया है। वो दो सिद्धांत कौन कौन से, वो डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो ESC या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की क्रिया को दो सिद्धांतों द्वारा समझाया गया है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है ताला-चाबी सिद्धांत और दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। पहला है ताला-चाबी सिद्धांत और दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इनको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, जो ESC बनता है या एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल जो बनता है, उसको बनने की क्रिया विधि को दो सिद्धांतों के द्वारा समझाया जा सकता है। पहला सिद्धांत है ताला-चाबी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ताला-चाबी सिद्धांत या लॉक एंड की थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमिल फिशर ने। किसने? एमिल फिशर। कब? 1984 में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एमिल फिशर ने 1984 में किया था। क्लियर है? अब देखो ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक विशेष ताले को एक विशेष चाबी ही खोल सकती है, इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक विशेष ताले को एक विशेष चाबी के द्वारा ही खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष क्रियाकारक अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है। एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है, ठीक है। और आपस में परस्पर जुड़कर, कौन? एंजाइम और क्रियाधार आपस में परस्पर जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? ESC का। किसका? ESC का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। ये बात यहाँ तक आई समझ में कि जिस प्रकार एक विशेष ताला एक विशेष चाबी से ही खुल सकता है, उसी प्रकार एक विशेष क्रियाकारक अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है और परस्पर जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? ESC का। किसका? ESC का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। क्लियर है? आगे देखो, बाद में जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ESC, ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, किसका निर्माण करेगा? उत्पाद और एंजाइम का। तो बाद में यह कॉम्प्लेक्स टूटकर उत्पाद और एंजाइम में बदल जाता है। उत्पाद और एंजाइम में बदल जाता है। यहाँ जो क्रियाकारक है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है? चाबी की भांति। किसकी तरह? चाबी की भांति। जबकि एंजाइम के ऊपर जो सक्रिय स्थल पाए जाते हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ताले की तरह। किसकी तरह? ताले की तरह। यहाँ देखो एंजाइम में क्रिया की, एंजाइम के सक्रिय स्थल से कौन जुड़ा? क्रियाधार जुड़ा, सबस्ट्रेट जुड़ा। और किसका निर्माण किया? कॉम्प्लेक्स का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। बाद में ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा और किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में और एंजाइम में, प्रोडक्ट में और उत्पाद में और एंजाइम। क्लियर है? तो ये है ताला-चाबी सिद्धांत, ठीक है। और अगला आएगा अपना प्रेरक आसंजन सिद्धांत। अगला आएगा प्रेरक आसंजन सिद्धांत, वो पढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। कौन सा है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी क्या समझाता है? ये सिद्धांत भी ESC जो है, या जो एंजाइम क्रियाधार संकुल का जो निर्माण है, उस निर्माण की क्रिया विधि को समझाने के लिए दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ठीक है बच्चों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पोसलैंड ने। किसने? पोसलैंड ने। कब? 1966 में, 1966 में। क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ
हम पढ़ रहे हैं एंजाइम की क्रियाविधि कि एंजाइम किस तरीके से कार्य करता है। अब एंजाइम की क्रियाविधि को दो बिंदुओं के अंतर्गत समझा जाता है या दो बिंदुओं के अंतर्गत समझाया जाता है। दो बिंदु कौन कौन से थे? तो पहला था एंजाइम क्रियाधार संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण और दूसरा था सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो हम पहला पोर्शन पढ़ रहे थे एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। ठीक है, अब एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण किस प्रकार होता है ये समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे। पहला था ताला चाबी सिद्धांत जो हम पढ़ चुके, दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो किसने दिया था? कोस्टलैंड ने। कब? 1966 में। अब समझो ये क्या कहता है सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम की सतह पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की सतह पर पाए जाने वाले जो सक्रिय स्थल है वो दृढ़ नहीं होते। कैसे नहीं होते? दृढ़ मतलब कठोर नहीं होते, वो दृढ़ नहीं होते। अर्थात इन स्थलों का जो आणविक विन्यास है वो कैसा होगा? परिवर्तनशील और लचीला होता है। ये बात कौन कहता है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहता है कि एंजाइम के ऊपर जो सक्रिय स्थल पाए जाते हैं वो सक्रिय स्थल जो हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं, वो सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं। अर्थात उनका जो आणविक विन्यास है वो परिवर्तनशील और लचीला होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। एंजाइम के सक्रिय स्थल, जो एंजाइम के सक्रिय स्थल हैं वो क्रियाकारक अणु के आकार के अनुरूप नहीं होते हैं। ये बात कौन कह रहा है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत कि जो एंजाइम के ऊपर जो सक्रिय स्थल पाए जाते हैं उनका आकार उनके ऊपर जुड़ने वाले क्रियाकारक अणु के अनुरूप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एंजाइम क्रियाकारक अणु के संपर्क में आता है, लेकिन जैसे ही एंजाइम क्रियाकारक अणु के संपर्क में आता है तो एंजाइम के सक्रिय स्थल उसके अनुरूप, किसके अनुरूप? क्रियाकारक अणु के अनुरूप, उसके अनुरूप होकर मतलब अपने आकार में परिवर्तित होकर। क्यों परिवर्तित? क्योंकि आणविक विन्यास उनका कैसा है? परिवर्तनशील है। ठीक है, तो जब एंजाइम संपर्क में आता है किसके? क्रियाकारक के, तो एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल किसके अनुरूप आकार कर लेते हैं? क्रियाकारक अणु के अनुरूप आकार कर लेते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ESC का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं या ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो बाद में क्या होगा? बाद में वही यह कॉम्प्लेक्स क्या होगा? टूटेगा। तो यह कॉम्प्लेक्स टूटकर उत्पाद बना लेता है। क्या बना लेता है? उत्पाद बना लेता है और एंजाइम को मुक्त कर देता है, एंजाइम को मुक्त कर देता है। क्लियर है? ये बातें किसने कही? प्रेरित आसंजन सिद्धांत में कोस्टलैंड ने कही। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम के जो सक्रिय स्थल है, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की जो सक्रिय स्थल है उन सक्रिय स्थलों में दो समूह पाए जाते हैं। सक्रिय स्थलों पर कितने समूह पाए जाते हैं? दो समूह। कौन कौन से? पहला समूह है अवलंबन समूह। कौन सा? अवलंबन समूह। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। जो एंजाइम के ऊपर सक्रिय स्थल होते हैं उन सक्रिय स्थल पर दो समूह पाए जाते हैं। पहला समूह है अवलंबन समूह। अवलंबन समूह क्या करता है? तो अवलंबन समूह का कार्य है कि जब सक्रिय स्थल पर क्रियाकारक जुड़ता है, सक्रिय स्थल पर क्रियाकारक जुड़ता है तो उस क्रियाकारक को स्थिर रखने का कार्य, उस क्रियाकारक को स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? अवलंबन समूह करता है। कौन करता है? अवलंबन समूह। ठीक है बच्चों, दूसरा समूह है उत्प्रेरक समूह। कौन सा? उत्प्रेरक समूह। उत्प्रेरक समूह क्या करता है? उत्प्रेरक समूह क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने का कार्य करता है। उत्प्रेरक समूह क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने का कार्य करता है। तो ये था प्रेरित आसंजन सिद्धांत। किसने दिया था? कोस्टलैंड ने दिया था। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एंजाइम की क्रियाविधि जो दो बिंदुओं के अंतर्गत समझाई जाती है। पहला बिंदु था एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, और उस निर्माण कैसे होता है उसको दो सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया। वो दोनों सिद्धांत हो गए कंप्लीट। अब दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और वो दूसरा बिंदु है सक्रियण ऊर्जा में कमी या एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। वो टॉपिक पढ़ते हैं अब। तो बच्चों, एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए अगला बिंदु है सक्रियण ऊर्जा में कमी या एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। तो देखिए बच्चों,
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा रिलीज होती है, बाहर निकलती है। लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए या उस रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसी बात से डेफिनेशन निकालेंगे हम किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। तो अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ एंजाइम का क्या रोल है, यहाँ एंजाइम का क्या रोल है, एंजाइम कैसे अभिक्रिया को त्वरित करते हैं। तो एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके ही रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करते हैं या उसकी दर को बढ़ाते हैं। देखिए, एंजाइमों में यह विशेषता होती है कि वे क्रियाकारक अणुओं के सक्रियण के लिए, मतलब क्रियाकारक अणुओं के एक्टिवेशन के लिए, क्रियाकारक अणुओं के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या रोल प्ले करते हैं कि जो क्रियाकारक होते हैं या जो अभिकारक होते हैं उनको एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, या ये कहें कि रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम का क्या रोल है, एंजाइम क्रियाकारकों के एक्टिवेशन के लिए या सक्रियण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसके मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, अतः एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाकारक कम सक्रियण ऊर्जा पर ही, क्रियाकारक कम एक्टिवेशन एनर्जी पर ही किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, क्रियाफलों में या उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये दो ग्राफ है, देखो ये एंजाइम की अनुपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, ये अभिकारक कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, उत्पाद में, अभिकारक कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, उत्पाद में। तो यहाँ एंजाइम अनुपस्थित है, इस वजह से सक्रियण ऊर्जा का मान या एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या है, अधिक है। क्यों, क्योंकि एंजाइम की अनुपस्थिति है, तो अभिकारक को एक्टिवेट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो रही है। इस वजह से अभिकारक से उत्पाद धीरे धीरे बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ एंजाइम की उपस्थिति है, इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या कर दिया, कम हो गया। तो कम ऊर्जा पर ही, कम सक्रियण ऊर्जा पर ही अभिकारक क्या हो गए, एक्टिवेट हो गई, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई। और जब रासायनिक अभिक्रिया जल्दी शुरू हो गई तो उत्पाद भी जल्दी प्राप्त हो गए, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था एंजाइम की क्रियाविधि जो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे हम एंजाइम की नामकरण पद्धति, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।